कहानी है ज़मीर। दरवाजे की घंटी बजी। 2 BHK फ्लैट के भूरे रंग के दरवाजे के ऊपर नाम गुदे हुए थे। डॉक्टर भद्रेश पाठक, श्रीमती गौहर पाठक, IPS। अधपके बालों वाली एक प्रौढ़ा ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, दीदी आज बड़ी देर कर दी तुमने। दादा बाबू तो कब के आए हुए हैं। काफी थकी थकी दिख रही हो। कहते कहते उसने महिला के हाथों से बैग ले लिया और फिर कहा, तुम जाओ कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म करती हूँ। ये है श्रीमती गौहर पाठक, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, IPS 1995 बैच और इस घर की मालकिन। गौहर जूते उतारकर बेडरूम की तरफ बढ़ गई। बेडरूम में उसके पति भद्रेश बिस्तर पर सफेद पजामा और कुर्ता पहने, आंखों पर चश्मा लगाए पैरासाइकोलॉजी की किताब पढ़ रहा था। गौहर के पैरों की आहट सुनते ही उसने आंखें किताब से ऊपर उठाईं और आंखों से चश्मा उतारा। किताब को बिस्तर के पास रखी साइड टेबल पर रखते हुए कहा, आज लौटने में बहुत देर हो गई तुम्हें। उस नए मामले को लेकर उलझी हो क्या? गौहर उसके प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही बिस्तर पर उसकी बगल में जा बैठी। भद्रेश ने उसकी तरफ देखा और उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत अपसेट लग रही हो। जाओ यूनिफॉर्म बदलो, फ्रेश होकर आओ, डिनर टेबल पर मिलते हैं। गौहर ने बिना कुछ कहे सिर हिलाकर हामी भरी। बड़ी मुश्किल से रुआसी आवाज में उसके मुंह से निकला, फिर एक लंबी सांस लेकर भद्रेश की तरफ आंखें उठाईं। उसकी आंखों में आंसू लबालब भरे हुए थे, मानो अभी छलकने को तैयार हों। भद्रेश ने पहले ही उसकी परेशानी भांप ली थी। उसने गौहर को आलिंगन किया और उसे अपने बाहुपाश में जोर से जकड़ते हुए 2-3 दफे उसकी पीठ ठोकी। गौहर ने अपना सिर भद्रेश के कंधे पर रखते हुए कहा, तुम कैसे बिना कुछ कहे ही सब समझ जाते हो। भद्रेश ने उसके कंधे पर फिर एक बार थपकी दी और कहा, जाओ, हाथ मुंह धोकर आओ, बहुत भूख लगी है। गौहर ने जबरन अपने होठों को चीरकर बनावटी मुस्कुराने की कोशिश की और उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद कपड़े बदलकर जब वह डाइनिंग टेबल पर आई तो भद्रेश पहले से ही वहां मौजूद था। सामने टीवी चल रहा था। गौहर भद्रेश की बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई और रिमोट लेकर टीवी चैनल बदल दिया। इतने में प्रौढ़ा अंदर से आई और खाना परोसने लगी। टीवी पर एक न्यूज़ चल रही थी और दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों को एक ही सांस में न्यूज़ रीडर पढ़े जा रही थी। चांदनी चौक कांड का आज 5वां दिन। मंत्री अभय सामदा के भतीजे मोनू सामदा और उसके 3 साथियों को पुलिस हिरासत में लिया गया। डैफोडिल अस्पताल के CMO डॉक्टर नकुल सैनी ने बताया कि नाबालिग लड़की की हालत नाजुक, शरीर पर चोटों के कई निशान पाए गए हैं। हमारे संवाददाता से बातचीत में मंत्री अभय सामदा ने बताया, मेरा भतीजा निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। लड़की का चालचलन ठीक नहीं है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सही नहीं है। उसकी मां के पेशे के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। मैं और क्या कहूं, ऐसे में आप ऐसी लड़कियों से क्या आशा रख सकते हैं? संवाददाता बोला, पर ऐसा क्यों किया उसने? व्यक्तिगत स्तर पर आपसे कोई दुश्मनी है या विरोधी पार्टी का काम है? आपका क्या मानना है? मंत्री बोले, कुछ कह नहीं सकते। विरोधी पार्टी का हाथ इसके पीछे है या नहीं, यह पता लगाना तो पुलिस का काम है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि मेरा भतीजा निर्दोष है, उसे पैसों के लिए फंसाया जा रहा है। ऐसी लड़कियों के लिए यह पैसे कमाने का एक जरिया है। न्यूज़ रीडर ने अब कहा, आइए जानते हैं कि इस मामले में पुलिस का क्या कहना है। जॉइंट CP गौहर पाठक से हमारे संवाददाता ने बात की। मामले की छानबीन हो रही है। मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। हम अपनी तरफ से मामले की सच्चाई तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। संवाददाता ने अपना अंदेशा जाहिर किया। मुख्यमंत्री के करीबी रह चुके अभय सामदा की राजनीतिक क्षेत्र में पहुंच काफी तगड़ी है। इसलिए यह आशंका जाहिर की जा रही है कि वे अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या पुलिस जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। कैमरामैन रघु मुखोपाध्याय के साथ मान्यता राठी, CTV न्यूज़, बंगाल। समाचार खत्म होते ही गौहर और ज्यादा परेशान दिखने लगी। भद्रेश ने परिस्थिति को भांपते हुए झट से अपने हाथ में रिमोट लेकर चैनल बदल दिया। फिर धीमी आवाज में कहा, पिछले 4-5 दिनों से यह खबर सभी अखबारों व टीवी चैनलों पर छाई हुई है।
मैं रोज इसका फॉलोअप देखता रहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इतने में गौहर ने थाली आगे की ओर सरकाते हुए आवाज लगाई। बेनू पीजी, मेरी प्लेट उठा लो, खाने का मन नहीं है। प्रौढ़ा रसोईघर से दौड़ती हुई आई और विनय भाव से कहने लगी। क्या हुआ दीदी भाई, क्यों खाने का मन नहीं? खाना अच्छा नहीं बना है क्या? भद्रेश ने गौहर के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। खा लो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। और प्रौढ़ा की ओर मुड़कर बोले। पीजी, जरा रसोई से गुड़ ले आओ, इसका स्वाद बदल जाएगा। गौहर रोआसी हो गई। उसने नजरें उठाकर भद्रेश की आंखों में देखा। उन आंखों में आश्वासन था, समर्थन था, और थी एक सच्चे साथी की प्रेम भावना, जिसने हर परिस्थिति में साथ रहने का वादा किया है। उसके मुंह से बस इतना निकला। तुम नहीं जानते, भद्रेश, कितना पॉलिटिकल प्रेशर है। भद्रेश ने इतने में उसके मुंह में निवाला ठूंस दिया और कहा। मैं कुछ नहीं जानता, पर मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। पहले खाना खत्म करो। गौहर ने आंखों की पलकों से अपने आंसुओं को छिपाने की भरसक कोशिश करते हुए कहा। मैं क्या करूं भद्रेश, एक तरफ मेरा करियर, दूसरी तरफ मेरा जमीर। अगर मैं समझौता नहीं करती हूं तो वे मेरे करियर को बर्बाद कर देंगे। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? भद्रेश ने कहा। मैं तुम्हें सालों से जानता हूं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकती। तुम सच्ची हो और मैं यह भी जानता हूं कि तुम सच्चाई के साथ ही रहोगी। और तुम्हारे साथ रहेगा हम सब का विश्वास, मेरे व तुम्हारे शुभचिंतकों का प्रेम और सहयोग। मैं जानता हूं इन सब के साथ तुम जरूर अपनी लड़ाई में विजयी होगी, चाहे विपक्ष कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। और देखो, बातों बातों में कैसे खाना भी खत्म हो गया। गौहर ने देखा, सामने प्लेट खाली थी। उसने कहा, सच, तुम कब मेरे मुंह में निवाला भरते रहे, मुझे पता ही नहीं चला। तुम सचमुच मेरी बच्चों की तरह केयर करते हो। मैं तुम जैसा पति पाकर बहुत खुश हूँ। पापा के बाद बस तुम ही तो हो, जिसे हर मुसीबत में मेरा मार्गदर्शन करते हुए पाती हूँ। थैंक यू। आज बहुत दिनों बाद पापा बार बार याद आ रहे हैं। मैं जब छोटी थी वे अक्सर कहा करते थे, बेटा जब भी जीवन में किसी मोड़ पर कोई दुविधा हो तो अपने ज़मीर की सुनना। ऐसे मोड़ पर तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे। बेईमानी का रास्ता आसान होगा, पर अगर तुम लंबी दौड़ में विजयी होना चाहती हो और अपने जीवन में सुख चैन चाहती हो तो कभी भी उस रास्ते को मत अपनाना, वरना अपनी ही नजरों में सदा के लिए छोटी हो जाओगी। बात खत्म होते ही भद्रेश ने कहा, चलो, अब बहुत रात हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। कल फिर तुम्हें सुबह उठना भी तो है, ड्यूटी पर जाना है न? गौहर ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। उसके होठों पर मंद मुस्कुराहट थी और चेहरे पर बेफिक्री का भाव। अगले दिन शाम को 6 बजे दरवाजे की घंटी बजी। अंदर से पिजी आई और दरवाजा खोला। गौहर के चेहरे पर सुकून और अजीब सी खुशी झलक रही थी। अंदर घुसकर जूते उतारते हुए उसने कहा, पिजी, अलमारी के ऊपर से मेरा सूटकेस उतार कर रखना। ट्रैवल बैग स्टोर में रखा हुआ है, उसमें मेरी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देना। प्रौढ़ा ने पूछा, क्यों, कहीं जा रही हो क्या? गौहर बाथरूम की ओर बढ़ती हुई बोली, पहाड़ी इलाका है, परसों निकलूंगी, समझ बूझकर सारा सामान रख देना। प्रौढ़ा प्रश्नों की बौछार करने ही वाली थी। कितने दिनों के लिए जाओगी? कब तक लौटोगी? दादा बाबू भी साथ जाएंगे या नहीं? पर इतने में गौहर वहां से बेडरूम की तरफ जा चुकी थी। बेडरूम में पहुंचकर गौहर ने भद्रेश को फोन किया और कहा, जल्दी घर आओ, तुमसे कुछ कहना है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, न, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम आ जाओ। घंटाभर बाद भद्रेश घर लौटने के बाद कपड़े बदलकर टीवी के सामने बैठ गए। गौहर उनके पास वाली कुर्सी पर जा बैठी। टीवी पर न्यूज चल रही थी। ब्रेकिंग न्यूज, चांदनी चौक कांड ने लिया नया मोड़। मामले की देखरेख कर रहे आला पुलिस अधिकारी का मानना है कि मोनू सामदा और उसके साथी हैं दोषी। जॉइंट सीपी गौहर पाठक ने प्रेस को दिया बयान। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार दुराचार किया गया है। हमने नाबालिग लड़की का बयान लिया है। आरोपियों की पहचान हो गई है। कानून अपना काम करेगा। दोषी कोई भी हो, उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। पीड़िता को इंसाफ जरूर मिलेगा।
मैंने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है और चार्जशीट भी कोर्ट में पेश किए जाने के लिए तैयार है। न्यूज़ रीडर ने आगे खबर पढ़ी। जॉइंट सीपी साहिबा के इस बयान के कुछ ही घंटों में उत्तरी बंगाल के किसी दूरस्थ पहाड़ी इलाके में उनके तबादले की घोषणा हुई। इस संबंध में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। यह तबादला क्या उनकी सच्ची बयानबाजी की सजा है? क्या राजनीतिक दिग्गजों की स्वार्थ सिद्धि न होने के परिणाम स्वरूप प्रभाव का इस्तेमाल करके यह तबादला करवाया गया? अब चलते हैं मौके पर मौजूद संवाददाता के पास। हाँ, मान्यता। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है? संवाददाता मान्यता बताती है। पुलिस का तो यह कहना है कि यह रूटीन तबादला था। इस फैसले पर गौहर पाठक की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इससे पुलिस की छानबीन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा सकती है? ऐसी परिस्थिति में क्या पीड़िता को इंसाफ मिल जाएगा? कैमरामैन रघु मुखोपाध्याय के साथ मान्यता राठी, CTV न्यूज़, बंगाल। समाचार खत्म होते ही गौहर और भद्रेश दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। गौहर ने भद्रेश से पूछा, मैंने सही किया ना? भद्रेश ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसाकर मुस्कुराते हुए हामी भरकर सिर हिला दिया। गौहर ने अपने सिर का बोझ उसके कंधे पर रखकर आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा टपक रही थी। भद्रेश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, यह क्या? तुम रो रही हो? आज तो विजय दिवस है। झूठ पर सच की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय। आज से तुम आजाद हो। तुम्हें और ग्लानि का बोझ वहन नहीं करना पड़ेगा। गौहर ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, ये तो कई दिनों से अंदर जमा थे, आज बाहर आए हैं। कोई और अफसोस नहीं, बस तुमसे दूर। भद्रेश ने बात बीच में काटते हुए कहा, अब तो हम और ज्यादा करीब हो गए। साथ रहने का अर्थ क्या हमेशा पास रहना है? अगर मेरी गौहर बदल जाती तो शायद मैं उसे पहले जैसा प्यार न दे पाता और पास रहने के बावजूद उससे काफी दूर हो जाता। तुम सच्चाई के साथ हो और सदा रहना। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।